शुरुआत करते हैं। आज मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो तो सबको क्लियर है बेटा? उसमें ज्यादा जितने भी डाउट्स हैं पहले वो लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। बाकियों ने जिन्होंने आज सुबह मेरे से बैकअप लिया था उन्होंने करा है काम? भाविका आपने किया है बेटा? भाविका यस सर। किया है काम? कोई नहीं, कुछ तो किया है, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। हाँ, अब 2 दिन सैटरडे संडे है, अब इसमें कवर अप कर लेना बेटा, ठीक है? हाँ, बाकी जो सिमर आपका हो गया पूरा? हाँ कोई बात नहीं, आ रहा हूं बेटा, जितने भी डाउट है सब लूंगा मैं। आ जाते हैं पेज 15। पेज 15 पे प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस नीचे वाला 1.14.2 क्वेश्चन 1 to 5। कोई डाउट? क्वेश्चन 2। डाउट्स जितने भी हो दैट डज नॉट मैटर, बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सर ये डाउट आ गए। रीजन उसका सिंपल सा ये है, अभी डाउट आने का सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि अभी आपको डायमेंशन सारी याद नहीं है। मैंने सिर्फ आपको 25 डायमेंशन अभी याद करवाई हैं, अब धीरे धीरे और भी आएंगी, जैसा इस क्वेश्चन में आया। अगर इसको डायमेंशंस पता होती देवांश को तो ये क्वेश्चन कर लेता, पर डायमेंशन याद होंगी धीरे धीरे, आराम आराम से, हौले हौले क्वेश्चंस करने हैं जरूरी, तभी याद होंगी। मैं बोल दूं कि रट्टा मार लो तो रट्टे नहीं लगेंगे जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे। Question 2, check the correctness of the formula of the relation tau is equal to I alpha। इसमें किस टर्म का क्या मतलब है वो गिवन है, मैं वो टर्म लिख रहा हूं, फिर आप करना बेटा, ठीक है? tau stands for torque। टॉर्क के डायमेंशंस होते हैं जो एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं, m1 l2 t-2। आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। और तीसरा अल्फा, अल्फा स्टैंड्स फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके डायमेंशंस होते हैं m0 l0 t-2, ठीक है? मेरे को याद है क्योंकि मेरे को फिजिक्स आती है, आगे के फॉर्म्स मेरे को पता है, सारे फॉर्मूलाज याद हैं। आपको अभी नहीं याद होंगे, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपको 8th चैप्टर का फॉर्मूला अभी से पता हो, नहीं पढ़ा आपने तो याद धीरे 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 सब याद हो जाएंगे आराम आराम से। सो पहले क्या करते हैं बेटा, करेक्टनेस चेक कर। टॉर्क दोबारा सर, टॉर्क किसका है? किसका क्या है? सर आपने लिखा है ना m1 l2 t-1 से, ये किसका है? t-2 ये टॉर्क के डायमेंशंस है। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है? अब देखो डायमेंशंस कैसे चेक करते हैं। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? टॉर्क। टॉर्क के डायमेंशंस क्या हो गए? m1 l2 t-2। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? आई अल्फा। आई के डायमेंशंस कितना है? m1 l2 t0 और अल्फा के m0 l0 t-2, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, आपके पास आया m1 l2 t-2। सो सिंस डायमेंशंस ऑफ LHS is equal to dimensions of RHS, therefore formula is dimensionally correct। ठीक है बेटा? क्लियर बच्चे? देवांश? यस सर। बाकियों को भी क्लियर है? भाविका, यतिन, जिया? यस सर। नेक्स्ट थर्ड में डाउट है? बिल्कुल होगा क्योंकि आपको प्लैंक्स कांस्टेंट के याद नहीं होंगे, पता नहीं है, मैं बता देता हूं अभी। ये लिख लो पहले, सेकंड लिख लो। ये जो क्वेश्चंस के बीच में डायमेंशंस आ रहे हैं ना, इनको सेपरेट लिखते जाओ बेटा,
एक ये आपके लिए नया डायमेंशन हो गया जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा। एक ये आई हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक ये अल्फा हो गया। ये 5-6 आएंगे तो बाकी आपका पूरा कवर हो जाएगा। एक्स्ट्रा 5-7 और आएंगे, पूरा कवर हो जाएगा। जो 20-22 पहले थे वो प्लस ये और भी हैं थोड़े से। करूं थर्ड? ये कर लिया कॉपी देवांश? यस सर। थर्ड देखिए, मैं डायमेंशन लिखूंगा बेटा, चेक आप करोगे, ठीक है। आपको बोला टेस्ट बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ध्यान दे बेटा, पहले क्वांटिटी कौन कौन सी क्या है? लैम्डा इज वेवलेंथ, लैम्डा इज वेवलेंथ, इट इज अ लेंथ, तो इसके डायमेंशंस होंगे एल, मतलब m0 l1 t0, ठीक। दूसरी टर्म m इज नथिंग बट मास, तो इसके तो हो गए m। v इज वेलोसिटी, ये हो गए l1 t-1। जो इसमें नहीं पता आपको वो है h, जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन निकाल देते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट के होते हैं एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, सो m1 l2 t-1, ये प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस होते हैं, ठीक है बेटा। अब कर सकते हो LHS RHS, करो जरा चेक करो। यस सर। अब चेक करो, सारे लोग साथ साथ करो बेटा। ये फॉर्मूला करेक्ट आएगा, किसी का इनकरेक्ट आ जाए तो बताना, मैं पूरा कर दूंगा। तो करेक्ट है। बाकियों का भी हो गया ये? सिमर, यतिन? यस सर। सो अब चौथा जो आज का एक्स्ट्रा आया वो कौन सा आया? ये प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये सिंपल सा वेवलेंथ। अच्छा जी, आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे फर्स्ट पार्ट में तो सारे आपने पढ़े हुए हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया? यस सर। फर्स्ट पार्ट किसी का ना हुआ हो तो बोलिए। सेकंड पार्ट? तो ये नहीं हुआ। सेकंड देखो, फोर्थ का सेकंड पार्ट, इसमें टर्म्स रिलेशन है, न्यू इज इक्वल टू 1/2L रूट टी बाय एम। इसमें कौन सी टर्म क्या है वो सुनो। ये स्टाइलिश वी, इसको न्यू बोलते हैं, दिस इज फ्रीक्वेंसी। इसके डायमेंशंस होंगे m0 l0 t-1। 1 अपॉन टाइम होता है फ्रीक्वेंसी, 9th में पढ़ा है ना, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम। सर अगर ये फॉर्मूला तो वो तो हो जाएगा, बट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई v and v, लाइक पार्ट 1 में v थोड़ा सा different। डोंट वरी, पेपर में आएगा तो क्लियर आएगा, पेपर में आएगा, बिल्कुल साफ साफ लिखा होगा कौन सा क्या है इसमें। कोई बात नहीं, पूरा कर ही देता हूं मैं अब इसी बात पे। L तो लेंथ है, विच इज m0 l1 t0। T टेंशन है, मैंने आपको बताया था टेंशन फोर्स होती है, m1 l1 t-2। एंड m उसने स्पेसिफिकली बोला है, m इज नॉट मास। क्वेश्चन में बोला m इज मास पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल m क्वेश्चन में गिवन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन है मास पर यूनिट लेंथ। सो m1 l-1 t0। अब आप LHS की डायमेंशन तो आपके पास है, RHS की डायमेंशन निकालिए। 1/2L रूट
टेंशन की m1 L1 T माइनस 2 अपॉन m मास पर यूनिट लेंथ 1/2L रूट m0 L0 सॉरी L2 T माइनस 2। तो बाहर आऊंगा 1/2L और 2 तो भाड़ में जाए, डायमेंशन में तो कोई रोल नहीं है उसका। 1/L रूट करूंगा तो ये हो गया LT माइनस 1, LL कट गया, क्या बचा T माइनस 1 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब लगभग जितने आएंगे वो सब आपने पढ़े होंगे, ये शुरुआत वाले थोड़े गंदे होते हैं। 7 तक और कोई पूछना है तो बोलिए। 7 में मुझे डाउट था। 7th कर रहा हूं, 7 से पहले किसी ने कुछ पूछना है तो बोलिए। सर 1 मिनट ये लिखने दो। हाँ लिख लो बच्चे, लिख लो लिख लो। तो मुझे बस 7 में बस कंफर्म करनी है। बोलो। एक मेरा हो गया। सर, 7th क्वेश्चन, इट इज गिवन एज प्रेशर ग्रेडियंट। सो सर अगर प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू डालते हैं इसमें तो फिर हमारा नहीं होता, लेकिन रुको 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 ना 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 रुको रुको रुको, उसने प्रेशर ग्रेडियंट बोला P/L, तो वो L को इंक्लूड करके बोल रहा है प्रेशर ग्रेडियंट। ओके सर, तो यानी हम सिर्फ प्रेशर ही लेंगे। हाँ, वो P को सिर्फ प्रेशर लोगे, P/L अगर इकट्ठा कर देते हो दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। यस सर, चेक कर लेंगे। हाँ। ओके सर। 7 तक और कोई? 8th मैं कर रहा हूं, देखिए ये कॉपी कर लिया बेटा जो बच्चा कर रहा था? Yes, sir. ओके। 8th देखिए बेटे, 8th कह रहा है अ बुक विद मेनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्टेन पीरियोडिक मोशन। कोई बात नहीं, जो कह रहा है कहने दो। आपको क्या दिमाग लगाना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एंगल डायमेंशनलेस होता है हमेशा, याद है ये बात? एंगल कभी भी होगा उसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे। एंगल वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में ज्यादातर में यही दिमाग लगाओगे। फर्स्ट पार्ट आपको बोल रहा है y इज इक्वल टू a साइन 2πt/t। इसमें y डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। सो पहले सबसे पहला काम एंगल को चेक करोगे। डायमेंशंस ऑफ 2πt/t, न्यूमरेटर में 2π भाड़ में जाए, टाइम का हो गया t, नीचे भी टाइम है t, डायमेंशंस हो गए m0 L0 T0। तो एंगल डायमेंशनलेस हो गया, पहला हर्डल क्रॉस हो गया। अब आ जाते हैं डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ, तो m0 L1 T0। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, एंगल तो डायमेंशन है उसको कुछ नहीं करना, एम्पलीट्यूड का डायमेंशन दैट इज लेंथ बोला, तो m0 L1 T0। तो फॉर्मूला इज करेक्ट। सेकेंड फॉर्मूला देखिए, y इज इक्वल टू a साइन vt। अब एंगल पे ध्यान दो, एंगल है vt, तो डायमेंशंस ऑफ vt कितना हो गया? स्पीड के डायमेंशंस L1 t माइनस 1, टाइम के t, तो ये आ गया L। देयरफॉर फॉर्मूला इज इनकरेक्ट बिकॉज एंगल मस्ट बी डायमेंशनलेस। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ये बात सबको क्लियर है? देवांश? सर मुझे बस फर्स्ट पार्ट में डाउट था कि लाइक हमने m0 L1 क्यों दिया? डिस्प्लेसमेंट बोला ना बेटा, ओके सर। इसीलिए। अमृत? Yes, sir. भाविका? Yes, sir. हर्षदीप? आगे सर। नव्या? Yes, sir. रिया? Yes, sir. सिमर?
एंगल बेटा हमेशा डायमेंशनलेस होगा, एंगल के कभी भी डायमेंशन नहीं होंगे, चाहे वो जैसी मर्जी सिचुएशन दिया हो, एंगल का कोई डायमेंशन कभी भी नहीं होगा, एंगल हमेशा डायमेंशनलेस होगा। तो जब भी एंगल वाली कोई इक्वेशन दी हो, सबसे पहले आप एंगल को चेक करो, क्या एंगल डायमेंशनलेस है कि नहीं। अगर एंगल डायमेंशनलेस है तब बाकी चेक होगा। तो यहां पे मैंने फर्स्ट वाले में चेक किया एंगल, फर्स्ट वाले में एंगल कितना दिया बेटा 2πt/t, ऊपर भी टाइम नीचे भी टाइम, कट के आ गया डायमेंशनलेस। तो पहला चेक क्लियर हो गया कि हाँ जी एंगल डायमेंशनलेस है। फिर बचा हुआ चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हो गया लेंथ, राइट साइड पे ए है विच इज एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डायमेंशन भी क्या हो गई लेंथ। तो फॉर्मूला क्या हो गया करेक्ट हो गया। जो सेकंड पार्ट है, पहला हर्डल उसने क्रॉस नहीं किया, मैंने बोला वी टी, वी क्या है LT-1 t टाइम, जब मल्टीप्लाई किया तो डायमेंशंस आ गए लेंथ के इक्वल। अब ये डायमेंशनलेस नहीं है तो फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, सेकंड का पार्ट समझ नहीं आया। एंगल मैंने बोला डायमेंशनलेस होना चाहिए बेटा, एंगल है वी टी, वी के डायमेंशंस क्या हो गए L1t-1 और t के डायमेंशन से t, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना बचेगा बेटे, L बचेगा कि नहीं बचेगा। यस सर। ठीक है, तो डायमेंशनलेस नहीं है ना एंगल। ओके सर। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका सी पार्ट, y इज इक्वल टू a/t sin t/a। अब इसका बताओ मेरे को, a/t sin t/a, इसमें करो, अटेम्प्ट करो सब लोग, पहले एंगल का चेक करोगे फिर उसके बाद बचा हुआ चेक करोगे। तो ये भी गलत ही होगा। बिल्कुल, क्यों गलत होगा, एंगल डायमेंशनलेस है नहीं है। देखो नहीं, डायमेंशंस ऑफ एंगल, एंगल मतलब t/a, टाइम के डायमेंशन t, a मतलब लेंथ, ये आ गया L-1 t1। एंगल डायमेंशनलेस नहीं है मतलब फॉर्मूला क्या हो गया डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है बेटे, सबको क्लियर है। यस सर। जिया, जिया, सर इसमें Yes, sir. हाँ बोलो। सर इसमें ए एंड टी वो कट नहीं हो जाएंगे। एंगल ऐसे बाहर नहीं आता बेटा कभी, ये ऐसे बाहर नहीं आता, वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होते, एंगल बाहर नहीं ले सकते। ठीक है, इसी का डी पार्ट, y इज इक्वल टू a√2 sin 2πt/t प्लस cos 2πt/t। अब बताओ, ये डायमेंशनलेस हो गया, ये भी डायमेंशनलेस हो गया, तो एंगल्स का हर्डल क्लियर हो गया, डायमेंशनलेस है। अब कौन बचे चेक करने के लिए, अब हमारे पास चेक करने के लिए बचा ये, इसके डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। करो, चेक करो, सेम आएगा, ये फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। करिए चेक। तो यहाँ पे √2 को कंसिडर नहीं करेंगे नहीं ना? नहीं करेंगे बेटा, वो वैल्यू है ना, सिर्फ कांस्टेंट है। सर LHS is equal to RHS। ठीक है, 712 आ गया। ये सबसे पहला काम, एंगल वाला कोई भी क्वेश्चन होगा, द फर्स्ट थिंग विच यू चेक इज एंगल मस्ट बी डायमेंशनलेस। वंस दैट इज क्रॉस्ड, उसको अब छोड़ दो, एंगल का कोई काम नहीं है क्योंकि वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। रिमेनिंग डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, अब आ जाते हैं नाइन्थ पे। नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट अभी छोड़ दीजिए, सर्कल कर दीजिए, बाद में समझा दूंगा। 10th पार्ट मैंने आज करा दिया, वो रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 वाला 10th सेकंड पार्ट दोबारा से है। थर्ड पार्ट हो गया, 9th का थर्ड पार्ट कर लिया है सबने।
नाइन्थ का थर्ड पार्ट कर लिया है सबने? काम नहीं किया ज्यादातर, करो अभी करो। नाइन्थ का थर्ड पार्ट करो। ई क्या है? एनर्जी। एम क्या है? मास। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। करिए अटेम्प्ट। Sir, can you once explain question number 7? क्वेश्चन 7 यही वाला एंगल वाला बिट नहीं, ऊपर वाला। अच्छा 7 पीछे रह गया, कर देता हूं बेटे, देख ध्यान से। V आपको दिया पाई बाय 8 पी आर टू पावर 4 बाय ईटा एल। अब बेटे ध्यान दे, लेफ्ट हैंड साइड में V क्या बोला है? वॉल्यूम पर सेकेंड। V बोला वॉल्यूम पर सेकेंड, तो उसके डायमेंशंस हो गए L3T-1। यस और नो? Yes. अब राइट साइड पे आ जाते हैं। प्रेशर, P प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो उसके डायमेंशंस क्या बने? M1L-1T-2। ठीक बचे? R इज रेडियस मींस लेंथ, तो ये हो गया L। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी M1L-1T-1, उस लिस्ट में था जो मैंने आपको लिखवाई थी। एंड L इज लेंथ। वैल्यूज पुट कर दो राइट हैंड साइड के L टाइम। के पाथ वाले डिनोमिनेटर में क्या है जो शेप लाइक एन, उसको क्या बोलते हैं? ये वाला ईटा। ईटा Which is this for? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज फॉर फ्लूइड फ्रिक्शन। Okay. सो RHS में पुट करो प्रेशर M1L-1T-2, R4 मतलब L4 अपॉन ईटा M1L-1T-1 and L is length. So numerator becomes M1L3T-2, denominator M1L0T-1. So overall M0L3T-1. So it is correct. ठीक बेटे? Thank you, sir. वेलकम। नाइन्थ का थर्ड पार्ट कीजिए फटाफट। हो गया बेटा नाइन्थ का थर्ड पार्ट? कर लिया। ओके, सो इट इज डायमेंशनली करेक्ट। नाइन्थ का थर्ड पार्ट इज डायमेंशनली करेक्ट। आ गया है सबका? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, सुना है ना ये फॉर्मूला आइंस्टाइन भैया का? डायमेंशंस ऑफ एनर्जी ये होता है M1L2T-2। राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या होंगे? मास के M, C स्क्वायर मतलब L1T-1 का स्क्वायर, सो M1L2T-2। ये आ गया एनर्जी का। क्लियर बचा? सबको समझ में आ गया? आगे चलते हैं। इसके बाद 10th क्वेश्चन हुआ नहीं? टेंथ हुआ किसी का? नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं डायमेंशन लिखता हूं, आप करना अभी। बहुत बच्चों ने काम नहीं किया, मुझे ऐसा प्रतीत सा हो रहा है। H इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर DG। किस टर्म का क्या मतलब है? H इज हाइट, हाइट माने लेंथ, सिग्मा इसको नाम देते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स होता है M1L1T-2 अपॉन लेंथ, सो M1L0T-2। ये एक और आ गया फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए अलग से, जो उस लिस्ट में नहीं था। फिर इसके बाद R रेडियस, दैट इज लेंथ, D डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी M1L-3T0, and G is acceleration due to gravity.
ये आ जाएगा m0l1t-2 और एंगल कोई काम नहीं है उसका, एंगल हमेशा क्या होता है, डायमेंशनलेस, उसको तो छोड़ ही दोगे। पुट करो LHS RHS में, देखो डायमेंशन सेम आ रही है कि नहीं। सर नहीं आ रही। नहीं आ रही, वेरी गुड, तो गलत है फिर। सर आगे मेरा आंसर करेक्ट। करेक्ट आ गया, अरे देखो गलत है बेटा आंसर। तो नहीं आ रही। हाँ नहीं आएगी, नहीं आएगी, कोई बात नहीं। जिसका आया है बेटा एक बार दोबारा चेक करो, मैं कर देता हूं राइट साइड सॉल्व। सर समझ गई। 2 का कोई काम नहीं, सिग्मा m1l0t-2, कॉस थीटा का कोई काम नहीं, r² मतलब l2, d मतलब m1l-3t0 और g मतलब m0l1t-2। सॉल्व कीजिए, न्यूमरेटर आया m1t-2, डिनोमिनेटर आया m1l0 और t-2, तो ये आया m0l0t0 विच इज नॉट इक्वल। समझ में आया? 10 सबको क्लियर है? यस सर। भाविका क्लियर हो गया बेटे? यस सर। देवांश, यस। हर्षदीप, नव्या, यस सर। रिया, सिमर, सिमर सेठी, Yes, sir. 2 सिमर है बेटा, एक सिमर कौर एक सिमर सेठी, तो सिमर 1 सिमर कौर है, सिमर 2 सिमर सेठी है। ठीक है, आज से नाम चेंज आपका, सिमर 1 सिमर 2। यतिन, जिया क्लियर है बेटे? Yes, sir. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11, ओके सामने देखो, इसमें भी लिख रहा हूं किस टर्म का क्या मतलब है, फिर आप करिएगा। चेक बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस द फॉर्मूला v is equal to 1 by lambda root k by d, where v is velocity. Velocity stands for L1t-1, ये dimensions. Lambda is wavelength. Wavelength. Wavelength stands for length. L. K is coefficient of volume elasticity. कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी के होते हैं प्रेशर वाले यूनिट्स, m1 l-1 t-2, और आखिरी d डेंसिटी। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। चेक कीजिए बेटा LHS RHS। तो गलत आ रहा है। गलत आ रहा है ना, ठीक है, तो फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। सब लोग अटेम्प्ट कर लो पहले, फिर मैं करूंगा ताकि गलत में भी टैली हो जाए ना कि आपने ठीक किया। सर गलत ही आ रहा है। वेरी गुड, यस सर डन। बाकियों को भी करने देते हैं। यतिन, यस सर गलत सा आ रहा है। गलत सा नहीं, गलत है, गलत ही आ रहा है। जिया, सर गलत ही आ रहा है। ओके। भाविका,
आया आपका? नहीं? आ गया। ओके, आरएचएस चेक करो बेटा सब लोग। 1 by wavelength, wavelength means length, square root of m1 l minus 1 t minus 2 upon density m1 l minus 3. So 1 by length square root of m0 l2 t minus 2. So ये आया m0 l1 t minus 1 upon length. तो एल एल कट गया, बचा टी माइनस वन। तो राइट हैंड एल एच एस के कौन से हैं? L1 T माइनस वन, दोनों इक्वल नहीं है, सो फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। क्लियर बच्चे? ये सबका सही आया था, T माइनस वन आया था सबका। ओके ओके ओके, 12th हो गया था। करो 12th करो, मैं टर्म्स लिख देता हूं। क्रिटिकल वेलोसिटी, कोई मतलब नहीं, कुछ भी वेलोसिटी हो, है तो वेलोसिटी। रिलेशन दिया, क्रिटिकल वेलोसिटी इज ईटा बाय रो आर। v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशंस L1 T माइनस वन। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी डायमेंशंस M1 L minus 1 T minus 1. Rho is density, M1 L minus 3 T0, and R is radius, मतलब M0 L1 T0। करो चेक। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। बाकी बच्चे वेरी गुड, बाकियों को करने देते हैं। सो स्टाइलिश में होता वो क्या, कौन सा था? ये वाला यस सर। फ्रीक्वेंसी, ओके सर। 1 अपॉन टाइम। डन सर, करेक्ट आ रहा। ओके, बाकी करो। यस सर। जिया, डन सर। ओके, करेक्ट आ गया सबका, बाकी कोई रह तो नहीं गया? रिया, यस सर। रिया रिया रिया, यस सर। ओके कर लो, जब कंप्लीट हो जाए तो बताना बेटा, ना आए तो भी बताना, आ जाए तो भी बता देना। आ गया रिया? गलती कर रही थी? अरे सिली गर्ल, ध्यान से कर। आरएचएस क्यों गए? ईटा, ईटा मतलब M1 L माइनस 1 T माइनस 1। रो मतलब डेंसिटी M1 L माइनस 3। R मतलब लेंथ M1 L माइनस 1 T माइनस 1 अपॉन M1 L माइनस 2 या M0 L1 T माइनस 1। 13th पे आ जाते हैं, 1 3। 13th पे तवज्जो दीजिए। द डायमेंशंस ऑफ सिग्मा बी टू पावर 4। ओहो, ये दो कौन सी टर्म्स हैं? कोई बात नहीं, सिग्मा होता है स्टीफेंस कांस्टेंट, और बी होता है वीन्स कांस्टेंट।
बी के डायमेंशंस लैम्डा इज इक्वल टू बी बाई टी, बी बाई टी, तो लैम्डा इज इक्वल टू बी बाई टी, बी लैम्डा इंटू टी, लैम्डा L1 और टेम्परेचर के लिए यूज होता है केल्विन, के 1, ये होता है वीन्स कांस्टेंट के डायमेंशंस, के इज केल्विन टेम्परेचर वाला, और स्टीफन्स के होते हैं, स्टीफन होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर केल्विन टू पावर 4, तो एनर्जी हो गया m1 L2 T माइनस 2, m1 L2 T माइनस 2 अपॉन एरिया अपॉन टाइम अपॉन केल्विन टू पावर 4, तो ये हो गया m1 L0 T माइनस 1 K4, ये इसके डायमेंशंस। लिख लीजिए प्लीज इनको, मेरे को फॉर्मूला याद है इसीलिए मैं फटाफट निकाल लेता हूं। रट्टे मारना सबके इतने सारे हैं, सबके लर्न करना बहुत मुश्किल है। अटेम्प्ट कीजिए। अब आपको बोला सिग्मा बी टू पावर 4 के डायमेंशंस निकालने हैं आपको। कैपिटल इंक्लूड करेंगे? हाँ करोगे, बिल्कुल करोगे। डायमेंशन बोला है उसकी फॉर्म में आएगा, के 0 हो जाएगा वैसे जब आप सॉल्व करोगे तो। एक मिनट, ये t -3 होगा सॉल्व करके। करेक्शन है छोटी सी बेटा, ये t -3 है। अब करो। सर अब आ गया। अब आ गया ना, t -3 था। मैंने नीचे पर यूनिट टाइम में नीचे भी लिख दिया और माइनस भी लिख दिया, जबकि इससे नीचे लिख दिया तो माइनस नहीं लिखना चाहिए था मेरे को। ये इसके डायमेंशंस है। सो सिग्मा बी टू पावर 4, सिग्मा के क्या हो गए, m1 L0 t -3 k टू पावर 4, और वीन्स कांस्टेंट टू पावर 4 ये हो गया L4 K4। सॉरी, ये k टू पावर -4 था। शिट यार। अब करो सॉल्व, ये हो गया m1 L4 t -3 K0। हो जाती है कई बार। ठीक है बेटे, अगर डायमेंशन आता हो तो हो जाएगा ना, अगर डायमेंशन पता हो तो। वो तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अप्लाई कैसे करना है। हाँ जी अमृत। यस सर, हो जाएगा। भाविका। यस सर। सर इनके डायमेंशन फॉर्मूला उस टेबल में नहीं है ना? हाँ इसके नहीं है, क्योंकि ये के वाले भी है ना, उसमें मेरे टेबल में नहीं दिए हुए। अभी मैं आपको बता रहा हूं, वो टेबल ही खुलवा रहा हूं आज। आगे कुछ स्टैंड्स फॉर, हाँ, के इज केल्विन। केल्विन ये मैकेनिक्स के आगे चला गया ना। मैकेनिक्स में 3 होते हैं, MLT, ये एक्स्ट्रा हो गए मैकेनिक्स से आगे, ये थर्मोडायनेमिक्स में आ गए। अब आ जाओ बेटा, अपने असाइनमेंट निकाल लीजिए, पेज नंबर 11। 2 दिन आपके पास है, नया कुछ नहीं करा रहा हूं मैं। इन 2 दिन में आपको सिर्फ डायमेंशंस लर्न करनी है लिख लिख के। जितने फॉर्मूलाज याद कर सको याद करो, जितने दिमाग में रहेंगे, जितने याद रहेंगे उतना इजी हो जाएगा। आप खुद सोचो, अगर आपको डायमेंशन पता हो तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं होने वाला हो। तो डायमेंशन याद करने बहुत जरूरी हैं। धीरे धीरे याद भी होते रहेंगे, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना याद होगा। पेज 11 निकालो।
इसमें फर्स्ट 14 डायमेंशंस में आपको करा चुका हूं, एक बार नजर मारो, सारे के सारे समझ में आते हैं। पहला कौन सा है, मैं बोलता रहता हूं, चलो पहला है लेंथ। लेंथ क्या है, लेंथ m0 l1 t0। दूसरा डिस्टेंस, ये भी सेम, डिस्प्लेसमेंट ये भी सेम। चौथा मास, मास क्या होता है m1 l0 t0। टाइम m0 l0 t1। एरिया टू लेंस m0 l2 t0। वॉल्यूम 3 लेंस m0 l3 t0। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम m1 l-3 t0। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये एक नया आ गया जो पिछली बार शायद नहीं बताया। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। उससे हमें कोई मतलब नहीं, ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो ये हो जाएगा m0 l0 t0। ये कौन सी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हो गई, रेशो। आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी तो उसमें 3 थे ना, स्केलर्स, वेक्टर्स और रेशो। तो ये कौन सी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, रेशो। सिमिलर क्वांटिटीज का डिवीजन, जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वैसे ये एक और क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर है स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, तो m0 l1 t-1। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगेन m0 l1 t-1। किसी भी चीज का ग्रेडियंट मतलब दैट डिवाइडेड बाय लेंथ, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ, तो l1 t-1 डिवाइडेड बाय l, आपके पास आया t-1। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, सो m1 l1 t-1। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो m0 l1 t-1 अपॉन टाइम, तो m0 l1 t-2। क्या इस फर्स्ट पेज की कोई चीज में दिक्कत किसी को? ध्यान से देख लो एक बार सारे दोबारा, फर्स्ट पेज का कोई पूछना है किसी ने? हो जाए तो थम्स अप कर दीजिएगा। सेकंड पेज पे आ जाते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नथिंग बट एक्सेलरेशन, सो m0 l1 t-1। फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सो m1 l1 t-2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में शायद गलत बोल गया, m0 l1 t-2। weight, weight is nothing but the force with which the body is attracted towards the center of earth, that is same force है, तो m1 l1 t-2। टेंशन क्या बताया था, जो खिंचाव होता है किसी वायर में उसको बोलते हैं टेंशन। इट इज नथिंग बट फोर्स, तो फोर्स वाले डायमेंशन सेम रहेंगे, m1 l1 t-2। नॉर्मल रिएक्शन, ये भी क्या होता है, फोर्स, m1 l1 t-2। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये एक अलग टर्म आ गई। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये होता है जब कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर घिसटती है तो उसका कोएफिशिएंट, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना इसकी वैल्यू होगी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, म्यू ऐसा, ए ऐसे, ये म्यू, यू बनाओ और ये पीछे खींच दो, इसको बोलते हैं म्यू। ये होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। है ये भी रेशो, है ये भी रेशो, तो सेम चीज है ऊपर और नीचे, तो ये डायमेंशनलेस m0 l0 t0। इसके बाद फोर्स कांस्टेंट, ये कब यूज होता है, स्प्रिंग में यूज होता है। जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग कितना उसे वापस खींच सकता है, दैट कैपेबिलिटी इज नोन एज फोर्स कांस्टेंट। ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखो अब आप अगर वैल्यूज याद हो, आपको फॉर्मूला याद हो, तो आप डायमेंशन इजीली निकाल सकते हो। मैंने बोला फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स अपॉन लेंथ फटाफट कर सकते हो, m1 l1 t-2 अपॉन लेंथ, कट के आया m1 l0 t-2। ठीक है जी। इसके बाद वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब m1 l2 t-2।
फिर काइनेटिक एनर्जी सेम होगा जो वर्क का होगा, पोटेंशियल सेम होगा जो वर्क का होगा, एनर्जी कुछ भी हो सेम होगा। पावर, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क का क्या आपने निकाला, m1l2t-2 अपॉन टाइम कितना हो गया, m1l2t-3। ये हो गए पावर के डायमेंशंस। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कभी काम नहीं आएगा, छोड़ दो, ये होता है वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, 1 m0l0t0। इंपल्स, ये आ जाएंगे अब काम पे। इंपल्स, इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स मोमेंटम में ही, मोमेंटम का रेफरेंस ही बोल सकते हो, तो इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। सो m1l1t-2 इनटू टाइम, ये होगा m1l1t-1। इंपल्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट में आपको करा चुका हूं, कौन से फॉर्मूले से निकलता है, F इज इक्वल टू जी m1m2/r² से। पूरा पेज 12 में देखिए, कोई चीज नहीं समझ में आती अभी पूछिए, किसी टर्म का मतलब पूछना है अभी पूछिए, क्योंकि हो सकता है कुछ टर्म्स ऐसी हो जो आपने कभी नाम भी नहीं सुने, तो अगर आपको उसका किसी का मतलब पूछना है तो अभी पूछिए, लर्न करने में इजी रहता है। इंपल्स होता है बेटा, कॉन्सेप्ट समझ। सपोज कर एक बॉडी ऊपर से नीचे गिरी, गिर गई नीचे, उसके पास जब वो नीचे गिरी तो बहुत छोटी कम देर के लिए फोर्स लगी उस बॉडी पे, उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स, उसका इफेक्ट कहलाता है इंपल्स, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। ये किस कॉन्सेप्ट में लगता है, एक बॉलर ने बॉल फेंकी, क्रिकेटर ने स्ट्रोक लगाया, तो बॉल और बैट का जो कांटेक्ट आया उसने क्या प्रोवाइड किया, इंपल्स प्रोवाइड किया। तो इंपल्स होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो बॉल पे इंपल्स है या बैट में इंपल्स? बैट ने बॉल पे इंपल्स लगाया, बैट ने बॉल पे, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने किसी बच्चे को खिंचा के रपाड़ मारी तो थप्पड़ ने गाल पे इंपल्स लगाया, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इंपल्स। तो बेसिकली इंपल्स को आप चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हो, मोमेंटम का जो डायमेंशन होंगे वही चेंज इन मोमेंटम के डायमेंशन होंगे। तो आप देखो ये मोमेंटम वाले ही डायमेंशन निकले। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बताते हैं, F इज इक्वल टू जी m1m2/r², ये होता है बेटा फॉर्मूला। यस, तो G कितना हो गया, FR² अपॉन m1m2। F इज फोर्स, m1l1t-2, r² मतलब लेंथ का स्क्वायर, m1 इंटू m2 मतलब दो मासेस, कंबाइन करो, m-1 बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, L3 ये दोनों जुड़ गए, t-2। ठीक बेटे, सर एक बार कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का बताने का। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो m0l0t0। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सॉलिड बॉडीज जब एक दूसरे पे मूव करती हैं तब यूज होता है। अगर लिक्विड आपस में वो करेगा ऑपोजिशन, उस लिक्विड वाले को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसके डायमेंशंस होते हैं, इसके नहीं होते। ठीक है बेटा, यस सर। प्लीज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बता दो। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है जब कोई बॉडीज, दो बॉडीज, मूविंग बॉडीज आपस में टक्कर मारती हैं, तो टक्कर खाने से पहले की वेलोसिटी में डिफरेंस और टक्कर खाने के बाद की वेलोसिटी में डिफरेंस, उसके रेशियो को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वेलोसिटी टक्कर खाने से पहले और बाद में है तो दोनों वेलोसिटी, तो रेशियो क्या होगी, m0l0t0। ठीक है बेटा, अब 30th छोड़ दीजिए, कभी काम नहीं आएगा, 31st छोड़ दीजिए, कभी काम नहीं आएगा, 32 पे आ जाइए। 32 पेज 13, 32 ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, भाड़ में जाए, एनर्जी है ना, तो एनर्जी के डायमेंशंस हो गए, हमें फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं, जो एनर्जी का डायमेंशन है वही होंगे।
एस्केप वेलोसिटी, जो मर्जी फॉर्मूला हो भाड़ में जाए, है तो वेलोसिटी L1t माइनस 1। ऑर्बिटल वेलोसिटी भाड़ में जाए, है तो वेलोसिटी L1t माइनस 1। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? एक ये बॉडी है, आपने फोर्स लगाई, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं स्ट्रेस, मतलब प्रेशर वाले यूनिट्स। फोर्स अपॉन एरिया माने प्रेशर वाले यूनिट्स, वो क्या हो जाते हैं? स्ट्रेस के। तो प्रेशर के क्या होते हैं? फोर्स m1 L1t माइनस 2 अपॉन एरिया L2, तो ये हो गया m1 L माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है बेटा, ये हो गया स्ट्रेस, प्रेशर के सेम स्ट्रेस वाले। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? मेरे पास एक रस्सी है, मैंने खींची, खिंच गई, लेंथ बढ़ गई, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, उसको बोलेंगे स्ट्रेन। एक बॉडी है, उसको खींचा, उसका एरिया बढ़ गया, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, उसको बोलेंगे स्ट्रेन। तो स्ट्रेन होता है जब आप किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाते हो, फोर्स लगाते हो, प्रेशर लगाते हो, तो बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसमें लेंथ बढ़ सकती है, एरिया बढ़ सकता है, वॉल्यूम बढ़ सकता है। तो चेंज अपॉन ओरिजिनल मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये क्या होता है? स्ट्रेन। मतलब चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में लेंथ, एरिया, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, दैट इज नथिंग बट दैट इज योर स्ट्रेन। तो जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में, तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे? m0 L0 T0। मॉड्यूलस या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर के यूनिट्स, और स्ट्रेन के नो यूनिट्स। तो इसके ओवरऑल यूनिट्स क्या हो जाएंगे? जो प्रेशर के यूनिट्स हैं। सो m1 L माइनस 1 T माइनस 2। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी 1 अपॉन दिस होता है, 1 अपॉन ये जो हमने निकाला था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कभी काम नहीं आएगा। 39 भी छोड़ दो, 30, 31, 39 कभी किसी क्वेश्चन में काम नहीं आएगा। 40th पे आ जाओ, सरफेस टेंशन, सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं, कई बार एस से भी कर देते हैं। सरफेस टेंशन होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, दैट इज सरफेस टेंशन। रेट ऑफ फ्लो, ये मैंने बताया था, वॉल्यूम पर सेकेंड, L3t माइनस 1। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैंने बता चुका हूं। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स एक और नाम लिख लो इसका, चाहे मोमेंट ऑफ फोर्स बोला हो या फिर दूसरा नाम इसका टॉर्क, एक ही बात है। टॉर्क बोला हो या मोमेंट ऑफ फोर्स बोला हो, एक ही बात है। ये होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये होता है रोटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस। ये दरवाजा है, दरवाजे पे आपने इधर फोर्स लगाया, इसने रोटेशन प्रोड्यूस कर दिया, तो कितना ज्यादा रोटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, वो टॉर्क कहलाता है। इसके अलावा एंगल बताया था डायमेंशनलेस। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये कब यूज होता है? जब कोई बॉडी गोल चक्कर घूमती है, तो कितना एंगल वो घूम गई, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो एंगल ही है, तो इसके भी डायमेंशंस क्या हुए? m0 L0 T0। तो 30, 31 और 39 छोड़ के एक बार बाकी सारे पढ़िए। कोई नहीं समझ में आता तो अभी पूछिए। सर कौन सी केस है जो कभी यूज नहीं होती है? 30, 31 एंड 39 ओके। आपको कोई किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं करनी होगी। मोर ओवर अगर करनी भी होगी तो
आगे जाके जब ये फॉर्मूलाज कर लोगे ना तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग ये किसी क्वेश्चन में यूज नहीं होगा। ठीक बचे, आगे देखो 46 पे आ जाओ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका दूसरा नाम एंगुलर वेलोसिटी भी होता है। एक ही बात है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो या एंगुलर वेलोसिटी। 46 और 50th एक ही बात है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो या एंगुलर वेलोसिटी बोलो, ये होता है एंगल अपॉन टाइम। ये कब यूज होता है? जब कोई बॉडी, ये देखो सर्कुलर पाथ ऐसे घूम रही है, तो कितना एंगल कवर किया, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मत हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, वो हो गया एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो एंगल के तो कोई डायमेंशन नहीं होते, अपॉन टाइम, टाइम का उल्टा, तो डायमेंशंस होंगे m0 l0 t-1। इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा पहले वाला m0 l0 t-1, ये हो जाएगा m0 l0 t-2। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से और इसको ओमेगा, ओमेगा मोटा W, एक होता है ये प्यारा सा W, ये मोटा W, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी होता है मोटा W, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कोई भी होगी, डायमेंशनलेस। रेडियस ऑफ गायरेशन लेंथ है, लेंथ की डायमेंशंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो m1 l2। एंगुलर वेलोसिटी मैंने बता दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन बता दिया। एंगुलर मोमेंटम ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, सो m1 l2 और एंगुलर वेलोसिटी हो गया t-1, तो ये हो गया m1 l2 t-1। इस L को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, भाड़ में जाए, एनर्जी डायमेंशन से मतलब है, फॉर्मूला छोड़ दो। एंगुलर इंपल्स छोड़ दो, कभी काम नहीं आएगा। 54th रहने दो, काट दो, अभी कभी काम नहीं आएगा। 55 टाइम पीरियड, टाइम है। 56 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम। फ्रीक्वेंसी कौन सा? ये वाला, ये जो मैं बता रहा था, स्टाइलिश न्यू, स्टाइलिश वी या फिर एफ, कुछ भी लिखा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी 1 टाइम, m0 l0 t-1। वेव वेलोसिटी, भाड़ में जाए, वेलोसिटी है l1 t-1। वेव लेंथ, भाड़ में जाए, लेंथ है m0 l1 t0। प्लैंक्स कांस्टेंट ये होता है एनर्जी E is equal to h nu डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी m1 l2 t-2 और फ्रीक्वेंसी के हो गए t-1, तो ये बन गया m1 l2 t-1। और दो एडिशनल जो आज मैंने आपको आखिरी में कराए हैं, स्टीफेंस कांस्टेंट और वीन्स कांस्टेंट, ये दो याद रखिए। दैट इज इट, और कोई काम नहीं आएगा। आपका होमवर्क आज का क्या है? 2 दिन का होमवर्क, लर्न एज मेनी डायमेंशंस एज यू कैन। जितने ज्यादा याद कर लोगे उतना अच्छा होगा, जितने मैक्सिमम याद कर पाओ कर लो, नंबर 1। नंबर 2, रिपीट जो आज मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं, ज्यादातर मैंने किए थे। अब फॉर्मूलाज याद करने के बाद आप इन सारे रिलेशंस को, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनको रिपीट कीजिए। फिर नहीं समझ में आते मार्क कीजिए, मैं फिर बताऊंगा अगली क्लास में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।